हेलो बेटा, कैसे हो सभी? होप यू आर फाइन। चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट हो रखा है हमारा इकोनॉमिक्स में, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इस चैप्टर में हम कुछ पार्ट डील कर चुके हैं। एक्सेस डिमांड यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है, पूरे देश के लोगों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है वो एक्सीड कर जाती है उस देश में जितनी सप्लाई है उससे। प्रोड्यूसर्स माल बनाते हैं 2000 लाख यूनिट। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 2000 लाख यूनिट जो बनाते हैं अपने प्रोडक्ट की। लेकिन जो सप्लाई है ये है डिमांड, और जो सप्लाई है वो है 3500 लाख की। जो सप्लाई है वो 3500 लाख की है, सॉरी 1500 लाख की है। यानी कि लोग जो है वो डिमांड तो ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, लेकिन मार्केट में सप्लाई तो 1500 यूनिट की है, 1500 लाख यूनिट की तो है। तो जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और जब एडी फॉल कर जाती है एएस से, यानी प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा सामान बना रहे हैं लेकिन उनकी डिमांड नहीं है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो हमने इसमें 5 पेजेस डील कर लिए थे। पेज नंबर 6 आपने लिख लिया होगा, तो उस पेज को देखें और देखते हुए इस लेक्चर को समझें। ठीक, तो पेज नंबर 6 की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम डील किया था कि डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है प्रभाव या परिणाम, कि जब डिमांड कम है तो उसके प्रभाव क्या होंगे, किन किन चीज़ों को वो इम्पैक्ट करेगी, इसमें हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी जो संतुलन होगा वो हमारा ऐसी स्थिति में होगा जहाँ पर कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल्ली नहीं है, कई लोग बेरोजगार हैं। यानी कि एडी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को एडी अचीव नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो कम होती है। तो इसमें लिखा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडी, एडी में कमी के कारण प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी पूरी जो कैपेसिटी है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी जितना वो बना सकते हैं उतना भी नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मांग में कमी है। मांग में कमी है तो ऑटोमेटिक जो होगा वो प्रोड्यूसर्स खाली बैठे रहेंगे। दिन की 200 यूनिट बनती थी, लेकिन मांग की वजह से, मांग कम होने की वजह से 150 यूनिट बचती हैं, यानी कि 50 यूनिट जो और बन सकती थी उनका घाटा उठाना पड़ रहा है उनको। तो सबसे पहले कारण होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाएगी और प्रोड्यूसर्स अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसका अगर ग्राफ देखें, ये वाई लाइन होती है, ये हमेशा इस लेवल को टच करती है, ये वाई लाइन होती है इज इक्वल टू ए एस। यहाँ हम वाई यानी जीडीपी को शो करते हैं, यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड को शो करते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। वाई लाइन यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल बनाती है। अब देखिए, एक हमारी डिमांड है ये, एक हमारी डिमांड इसके पैरेलल जा रही है ये, इनको कोई भी पॉइंट आप दे सकते हो। जो हमारी एडी है वो है ये, और ये है प्लांट। ये वो डिमांड है जो सारे रिसोर्सेज
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये वो डिमांड है जो तब होती जब हमारे सारे रिसोर्सेज यूज में आ जाते तब। लेकिन प्लांट का मतलब है जितनी वो बना रहे हैं, प्लांट आउटपुट, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने जो बनाने का विचार किया है वो कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, इसकी वजह से वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव नहीं कर पा रही। तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है इसे कहा जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट को कहा जाएगा क्योंकि ये जो एडी है इस लेवल को तो ये अचीव ही नहीं कर पा रही है, इसके पैरेलल जा रही है। तो जहां पर एडी हमारी वाई लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये लो जी, इसको मैंने नाम दे दिया एन, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये जो है ये पॉइंट हमारा कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी। यानी जो जीडीपी है वो कहां पर इक्विलिब्रियम हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर क्यू एन, यानी ओ एन हमारी वो है जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बता रही है। लेकिन ये वाई लाइन यहां टच करती, यहां, तो ये इस तरह से बनती। यहां अगर ये लाइन टच कर जाती, ये वाली लाइन यहां टच कर जाती, जिस दिन यहां पर हमारा लेवल पहुंच जाएगा, यहां से यहां तक ये जो गैप है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है, इसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। यानी हम इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं जबकि प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, लेकिन हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो प्रोड्यूसर्स क्यों कितनी क्वांटिटी बनाएगा? वो 150 ही बनाएगा ना, क्योंकि डिमांड 150 की है। वो बना सकता है 200, लेकिन 200 तो तब बनाएगा ना जब पब्लिक डिमांड करेगी। डिमांड ही कम है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एडी जितनी नीचे होती है उतने को ही हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। और हमारी एडी लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वाई लाइन को, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्यू। ठीक है, ये हमारी डेफिशिएंट डिमांड हो गई। और यहां अगर ये आ जाता है पॉइंट ओ एम, इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी। यहां अगर ये पॉइंट टच हो जाता है यहां पर, ये यहां से यहां तक, यानी ओ एम के बराबर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी हो जाएगा। और ओ एन के बराबर हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी, क्योंकि जीडीपी है वहां पर भी इक्विलिब्रियम होगी जहां पर ये जो लोअर डिमांड है वो हमारी एक्स लाइन को यानी कि वाई लाइन को टच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला इसका जो प्रभाव ये है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं होगा, कम रोजगार की अवस्था में इक्विलिब्रियम पर हमें रहना पड़ेगा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर एडी वो होती है जितना प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मैं बार बार यूज करूंगा वर्ड एडीएफ और एडीपी। देखो एडीएफ का मतलब होगा कि अगर सारे के सारे रिसोर्सेज यूज हो जाएं, जब सारे रिसोर्सेज यूज हो जाएं, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, तो वो फुल लेवल होगा। और ये होगा जहां पर कुछ रिसोर्सेज खाली रह जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है उनका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्लांट एडी वहां पर होगी और एफ वहां पर होगी जहां पर सारे रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो इसका प्रभाव आएगा दूसरा, वो है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप यानी कीमतों का कम होना कहलाता है डिफ्लेशन। अब देखो इसमें कैसे होगा। यहां बताया गया है कि डिमांड कम होने की वजह से जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो अब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को भविष्य में भी जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी ग्रो करने की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नज़र कम आती हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है प्रोड्यूसर्स
कम कर देते। वो कहते भी अननेसेसरी हमने पैसा क्यों लगाया अपनी टेक्निक के अंदर, अपनी मशीनों के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर क्यों लगाया, तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। अब देखो प्रभाव क्या होगा, अगर आपकी डिमांड कम है, अगर आपकी डिमांड कम है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, वो पैसे नहीं लगाएंगे अपने प्रोडक्शन में। जब वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारे आउटपुट प्रोड्यूस होंगे वो प्रोडक्शन भी लो होगा। जब प्रोडक्शन लो होगा तो इनकम भी लो होगी, और इनकम लो होगी तो दोबारा से जो एडी है वो डाउन आ जाएगी, क्योंकि डिमांड लोग कर नहीं रहे हैं। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसके कारण। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्शन कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि वो मशीनें लाना चाहते थे जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने उस मशीन के प्लान को कैंसिल कर दिया। जो भी उनके पास मशीनें हैं उनसे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कम होगा, और दोबारा से हमारी जो एडी है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो दूसरा रीज़न है कि जो डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि कीमतों के अंदर कमी है, वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। तीसरी इसकी कंसिक्वेंसेज पढ़ें तो उसमें लिखा है अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक, अनडिजायर्ड का मतलब होता है अनिच्छित। प्रोड्यूसर्स चाहते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास ईयर एंड में माल बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्शन कर दिया वो लो एडी की वजह से, एडी जो है वो लो है, इसके कारण जो स्टॉक बचेगा उनके पास वो बचेगा ज़्यादा, क्योंकि सारा माल बिक नहीं रहा है, लोगों ने डिमांड कम कर दी है, तो उनकी फैक्ट्री में अननेसेसरी जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बिकेगा नहीं, अनबिका माल ज़्यादा रह जाएगा। जब अनबिका माल ज़्यादा रह जाएगा तो प्राइसेज को क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइसेज को डाउन करना पड़ेगा। इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर्स को अपने प्राइसेज को कम करना पड़ेगा, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो नेक्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उस प्रोडक्शन का प्लान भी वो क्या करेंगे, कम। भाई मेरे पास दुकान के अंदर अननेसेसरी सामान भरा पड़ा है, क्योंकि बिका नहीं बिकेगा तो मैं फ्यूचर में सामान क्यों खरीदूंगा, क्योंकि मेरी दुकान में तो ऑलरेडी सामान भरा पड़ा है। तो अब मुझे उस सामान को बेचने के लिए, क्योंकि देखो ज़्यादा पुराना माल है, एक्सपायर भी हो गया होगा, ख़राब भी हो गया होगा, तो मुझे उस माल को क्लियर करने के लिए या तो अपने प्राइसेस को घटाना पड़ेगा। प्राइसेस तो घटेंगे ऑटोमेटिक है, क्योंकि अननेसेसरी माल भरा पड़ा है, थोड़ी कीमत करके हमें उसको बेचना पड़ेगा किसी भी हालत में। दूसरा, अब मेरे पास ऑलरेडी जब स्टॉक पड़ा है तो मैं और ज़्यादा स्टॉक की डिमांड क्यों करूँगा, मैं क्यों सप्लायर के पास जाऊँगा कि मुझे और सामान दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत स्टॉक है। तो अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से एक तो प्राइसेज कम होते हैं, दूसरा जो प्रोड्यूसर्स वो अपने आगामी ईयर का जो परचेज कोटा है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो देखिए ये लिखा है कि लो एडी की वजह से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपना सारा सामान नहीं बेच पाते हैं, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, और जो प्लान्ड आउटपुट जो नेक्स्ट ईयर वो करना चाहते हैं उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। एक कम डिमांड होने की वजह से ये प्रभाव पड़ता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। लास्ट की बात कर लेते हैं, अगला है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की हानि या प्रॉफिट का नुकसान। अब डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट आपस में मिक्स है, थर्ड फोर्थ। अगर डिमांड कम है, लोग आपकी दुकान में सामान खरीदने नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपके पास स्टॉक है वो ज़्यादा बचेगा तो आपको प्राइसेज जो है वो कम करने पड़ेंगे, और प्राइसेज कम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कॉस्ट से भी कम में सामान बेचना पड़ जाए उसको क्लियर करने के लिए। तो कई बार हमें अपने जो प्रॉफिट्स कमाने होते थे उनका त्याग करना पड़ जाता है डेफिशिएंट डिमांड के कारण। ठीक है बेटा, तो ये थे
डेफिशिएंट डिमांड के कारण और डेफिशिएंट डिमांड के प्रभाव। अब हमारा डेफिशिएंट डिमांड का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ जाते हैं जिसका नाम है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कब जनरेट होगी? जब एडी ग्रेटर देन एएस। जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी बहुत आगे चली जाती है। जैसे डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करें, ये वाई लाइन आपको डालनी है, ये वाई इज इक्वल टू ए एस, यहाँ आप दिखाओगे वाई जीडीपी, यहाँ आप दिखाओगे एडी, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखिए एडी लाइन, एडी लाइन, इसे मैं कह देता हूँ एडी एफ, इसे मैं कह देता हूँ एडी पी। अब देखो मैंने इनकी सीक्वेंस चेंज कर दी। पिछले मैंने एडीपी यहाँ लिखा था, एडीएफ यहाँ लिखा था, क्यों? क्योंकि डिमांड हमारी कम थी। अब जो डिमांड है वो अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज कर पाने के बावजूद भी ज़्यादा हो गई। डिमांड है हमारे यहाँ 2000, लेकिन प्रोड्यूसर्स केवल 1500 ही बना पा रहे हैं। इसका मतलब जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चली गई। पूरे रिसोर्सेज को यूज करके भी, फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, पूरे रिसोर्सेज को यूज करने के बाद भी प्रोड्यूसर्स 1500 ही बना पाते हैं। लेकिन भैया इकोनॉमी के अंदर तो डिमांड 2000 है। तो जब एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एक्सीड कर जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। अब देखो, अब ये जो फुल प्लांट एडी है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्लांट एडी को देखना है वो कहाँ पर टच कर रही है, वाई लाइन को। प्लांट एडी यहाँ पर टच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो गैप होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर एडीपी ऊपर है तो एक्सेस डिमांड। अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऊपर है इसका मतलब एडी को हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पर एडी को अचीव कर लिया है लेकिन फिर भी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा चली गई है। तो ये होता है हमारा एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आप डायग्राम से देखोगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब जैसे हमने डेफिशिएंट डिमांड पढ़ी थी वैसे ही ये पढ़ेंगे कि रीज़न क्या होते हैं एक्सेस डिमांड के। रीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड। ज़्यादा मांग क्यों हो जाती है? कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हैं, याद रखना जहां पर भी दो ही क्षेत्र आते हैं उसका मतलब होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट। सी प्लस आई का रोल होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। C4 जो हाउस होल्ड है, हम जैसे लोग हैं जो खर्चा करते हैं उनको लेते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो खर्चा तो दोनों ही कर रहे हैं। अब देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी पहला बताया गया है कि अगर हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक डिमांड कम होगी। मैं पहले पंखे के अंदर सोता था, फैन के अंदर सोता था, मुझे आदत भी थी, पंखे के नीचे मैं सो जाता था। लेकिन मैंने एक बार कूलर लिया, मतलब किसी के यहाँ कूलर के नीचे बैठा, मुझे इसकी हवा अच्छी लगी, मैं अपने घर पे भी कूलर ले आया। अब मुझे कूलर के बिना नहीं सरेगा क्योंकि मेरे शरीर को आदत हो गई है ठंडी हवा खाने की। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं हाउस होल्ड, तो उनके कारण जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ट्रेंड होता है कि जो गरीब आदमी भी है ना वो भी अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं और अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। मेरी जेब में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को सारे ऐशो आराम चाहिए, मैं अपने घर में अननेसेसरी चीज़ें ला ला के भर देता हूँ। फ्रिज नहीं है कोई बात नहीं, काम चल रहा था पिछले 10 सालों से, 1-2 साल और चल सकता था, लेकिन मेरे को तो सोसाइटी में दिखाना है ना अपने आप का बड़ा रुतबा कि हमारे घर में भी फ्रिज है, हमारे यहाँ पर भी जो पड़ोस के लोग आएंगे तो देखेंगे ओहो ऑटोमेटिक फ्रिज ले आया, LCD ले आया, गाड़ी की किस्त भरने की वो नहीं है हिम्मत, गाड़ी खड़ी कर ली घर में। तो कई बार गरीब आदमी अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अननेसेसरी खर्चे कर देता है, उसकी वजह से भी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है।
ब्याह शादी में आपने देखा होगा, गरीब आदमी है, लड़की का पापा जो है वो गरीब है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में अपना रुतबा दिखाने के लिए वो इतना खर्चा कर देता है उस फंक्शन के ऊपर। लोगों को तो क्या है भैया, आएंगे जिम के चले जाएंगे, वो आएंगे आपके फंक्शन में, चाहे 1000 आदमी इनवाइट कर लो आप, वो आएंगे, खाना खाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। ये बात वो ज़रूर कह सकते हैं कि खाने में नमक कम था, वो सब्ज़ी टेस्टी नहीं थी, वो चाट पकौड़े में स्वाद नहीं आया, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे तो इसने इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है, अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा रखी है इसमें, फिर भी वो उसमें नुक्स निकाल कर चले जाएंगे। तो अननेसेसरी खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने लेवल के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो होती है वो खा पी के भूल जाती है। तो पब्लिक की चिंता ना करें, पब्लिक तो ऐसी है। ठीक है जी, पहला हमारा हो गया रीज़न क्या, कि हाउस होल्ड खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये लगता है कि भैया फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है, ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं। तो जब उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं तो वो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे, ऑटोमेटिक मशीन चाहिएगी वो भी खरीद के रख लेंगे, एम्प्लॉय जो लेबर है उसको ज़्यादा हायर करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे फ्यूचर में बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं प्रॉफिट कमाने की, वैसे वैसे प्रोड्यूसर्स अपने खर्चों में वृद्धि करने लगते हैं, तो डिमांड जो है वो एक्सेस हो जाती है। तो ये थे 2 सेक्टर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने के कारण। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर हम कहें कि ओपन इकोनॉमी के अंदर अगर हम गवर्नमेंट को भी शामिल कर लें तो इसकी वजह से क्या परिणाम होंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट की वजह से 4 चीज़ें खर्चे में बढ़ती हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के खर्चे, टैक्स रेट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे ही आप गवर्नमेंट को शामिल कर लेते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो एक तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के ऊपर करती है, समाज में जैसे डैम्स वगैरह बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, रोड्स बनाना, पब्लिक वेलफेयर के खर्चे उनमें इंक्रीज करेगी। टैक्स रेट, गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स रेट बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारे प्रभावित करते हैं हमारी डिमांड को। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चे करने लग जाती है पब्लिक डेवलपमेंट पे, रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे देश के अंदर, आपको पता होगा कि अभी इस टाइम में हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सारे रोड्स को 6 लेन 4 लेन करने का प्रोजेक्ट चला हुआ है। अब जहाँ पर भी देखो हर गांव में से हाईवे निकल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपने खर्चों में वृद्धि की है। तो खर्चों में वृद्धि की है, इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बनाने के लिए सामान तो चाहिएगा ना, सीमेंट चाहिएगी, रोड़ी चाहिएगी, पत्थर चाहिएगा, और भी चीज़ें चाहिएंगी। तो गवर्नमेंट जब इनकी डिमांड करेगी तो ऑटोमेटिक इन चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से डिमांड जो हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा करते हैं टैक्स रेट। अब कहता है कि अगर टैक्स रेट में कटौती कर दे गवर्नमेंट, टैक्स रेट में कट कर देती है गवर्नमेंट, तो कट करेगी तो मेरे पास खर्चा करने के लिए इनकम ज़्यादा बचेगी। मैं 100 रुपये कमा के 10% टैक्स देता था, मेरी जेब से 10 रुपये जाते थे और 90 रुपये मेरे पास खर्चे के लिए बच जाते थे, ये मेरे पैसे हैं। अब मैं 100 ही रुपये कमा रहा हूँ, गवर्नमेंट ने 30% टैक्स कर दिया, यानी कि मुझे गवर्नमेंट को 30 रुपये देने पड़ेंगे, मेरी जेब में कितने बचे, 70। तो अगर आपके पास टैक्स की रेट कम है तो आपके पास जो इनकम है वो ज़्यादा बचेगी, आप ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जेब में जैसे जैसे पैसे दिखते हैं तो इंसान का खर्च करने का मन कर जाता है। मेरी जेब में 10,000 रुपये डले हुए हैं, मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो खुला खर्च करूंगा, क्यों, पैसे भरे। और जब मेरी जेब में ही 100 रुपये है और मार्केट जा रहा हूँ तो मैं किसी चीज़ को देख भी लूँगा तो मन क्या कहेगा, भाई जेब में पैसे नहीं है, क्यों खरीद रहा है, कोई ज़रूरी सामान है ना वो ले ले। तो जब हमारे पास इनकम कम बचती है तो कम खर्चे होते हैं, ज़्यादा बचती है तो ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो कह रहे कि अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स के खर्चों में, यानी टैक्स की रेट में कमी कर देती है, कमी, तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा बचती है और वो लोग डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं। इंपोर्ट क्या होते हैं, बाहर की कंट्री से माल खरीदना। कहा गया है कि इंपोर्ट में अगर डिक्रीज कर दिया जाए, इंपोर्ट में डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
यानी हम जब दूसरे देशों से माल मंगवाते हैं तो हमें महंगा मिलता है और हमारी कंट्री के अंदर सस्ता है, तो मैं बाहर से इंपोर्ट क्यों करूंगा, मैं तो अपनी कंट्री का माल खरीदूंगा ना। तो जब इंपोर्ट कम हो जाते हैं ड्यू टू हायर प्राइसेज इन इंटरनेशनल मार्केट, देन द डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इज इंक्रीज्ड। तो क्या होगा, आपके इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अगर हायर हो गए तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो ऑटोमेटिक देश की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ जाएगी। बात करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में वृद्धि कब होगी, एक्सपोर्ट में वृद्धि तब होगी जब इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस क्या हैं, कम हैं, और हमारी यानी कि हमारी देश की जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो सस्ता माल बेचते हैं, तो हमारे देश की कीमतें जो हमारे देश की जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डिमांड में होंगे, यानी इंडिया में जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिलती हैं। तो क्या होगा, अब देखिए, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यू टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइसेस। देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है वो दूसरी कंट्रियों से नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वहाँ से उसे महंगा मिल रहा है, लेकिन हमारी कंट्री वही माल सस्ता दे रही है। तो जब दूसरे देश के लोग भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे तो हमारे देश के प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी। तो कहते हैं इंक्रीज इन एक्सपोर्ट भी हमारी डिमांड के बढ़ने का कारण है। तो ये बेटा 4 रीजन थे ओपन सेक्टर इकोनॉमी में और 2 रीजन थे हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी में। इसके कारण हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, डिमांड एक्सेस हो जाती है। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 कहता है कि एक्सेस डिमांड की कंसीक्वेंसीज क्या होंगी। वही जब एक्सेस डिमांड हो जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, एक्सेस डिमांड क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। जैसे डिफ्लेशनरी गैप था वैसे ही इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, यानी कि जो आउटपुट का लेवल है वो तो इंक्रीज किया नहीं जा सकता। आउटपुट है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं 200, लेकिन जो डिमांड है वो है 300। एक प्रोड्यूसर्स ने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, जितना भी उसके पास लेबर था, मनी थी, मशीन थी, मटेरियल था, सारे लगा दिए, उसके बाद भी वो सिर्फ 200 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे, जबकि इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो 300 चल रही है। तो सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया तो रिसोर्सेज तो बढ़ा नहीं सकते हम, रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकते तो ऑटोमेटिक जितना भी माल अवेलेबल है उसको भैया हायर प्राइस पे बेचना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, कोरोना काल चल रहा है, सप्लाई हो नहीं रही है, फैक्ट्रियां बंद है, तो जो भी गुड्स अभी मार्केट में है तो आपको देखने को मिलेगा कि सबके प्राइसेज में इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा और डिमांड ज़्यादा है, तो जो भी प्रोडक्शन अभी हमारे पास है हाथ में, हम उसको जब बेचेंगे तो महंगा रेट लेकर बेचेंगे। 10 रुपये की कोई चीज़ आती थी लेकिन आज के टाइम में उसका रेट 50 रुपये हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में बन नहीं रहा है, जितना भी अवेलेबल है महंगा बिकेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड जब ज़्यादा होती है तो जो दुकानदार होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फ़ायदा कमाने के लिए उसी सस्ती चीज़ को महंगी बेचना शुरू कर देते हैं। वो क्या कहेंगे कि सर आगे से देखो माल आ नहीं रहा है, मैंने फलाने दुकानदार से ख़रीदा था, मुझे तो देखो 40 का पड़ा है, ये मैं तो 50 का बेचूंगा। उस केस में कस्टमर को ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, एक्सेस जो डिमांड है उसके प्रभाव क्या होंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आउटपुट हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि सारे रिसोर्सेज यूज कर रखे हैं और सप्लाई जो डिमांड है वो ज़्यादा है। आप देखिए बेटा, वही आपको डायग्राम बनाना है सिंपल सा। ये वाई लाइन हो गई, ये एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है और ये है एडी प्लान्ड, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर चुकी है आपकी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और ये जो गैप है ये वाला, इसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा प्रभाव देखते हैं एक्सेस डिमांड का। दूसरा प्रभाव होगा स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी, इसको नंबर देता हूं 2। स्टैटिक जीडीपी का मतलब होता है
कि आपकी जो इनकम है वो तो सेम रहेगी, स्टैटिक रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ड्यू टू हाई डिमांड देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी कि आप चाह कर भी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। सो जीडीपी रिमेन्स सेम, जीडीपी रिमेन्स सेम इवन व्हेन लेवल ऑफ एडी इज हायर। एडी चाहे हायर हो जाए फिर भी जो जीडीपी है वो हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेंगी। भैया देखिए, आपके पास जितने गुड्स हैं आप उनको हायर प्राइस पे भी बेच रहे हो, तो एक बात बताओ कि अगर ये गुड्स प्रोड्यूस होने लग जाते तो नॉर्मल रेट पर बिकते, तो जीडीपी तो हमारी सेम ही रहनी है। चाहे आप कम प्रोडक्ट हायर प्राइस पे बेचो या सारे प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस पर बेचो, जीडीपी तो उतनी रहनी है। एक आपने 10 प्रोडक्ट बेचे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो आपकी इनकम हुई 1000। मान लो 10 की जगह आपके पास 100 प्रोडक्ट होते, तब आपकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती, तो भी इनकम कितनी होती? 1000। अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं और मार्केट में सप्लायर सामान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये 10 यूनिट मेरे पास है, मैं मुंह मांगा रेट लूँगा, मैं हर यूनिट के बदले 100 रुपये ले रहा हूँ, 1000 रुपये मेरी कमाई हुई। वहीं पर अगर मेरे पास 100 यूनिट होती, क्योंकि मार्केट में सप्लाई धड़ाधड़ हो रही है, कोई कमी नहीं है, तो मैं अपने प्राइस को ऑटोमेटिक कम रखूँगा, तो भी मेरी जीडीपी कितनी आ रही? 1000। तो कहते हैं कि एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को जब क्रॉस कर जाती है उस टाइम भी जीडीपी स्टैटिक रहती है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अच्छा जी, और देखते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा स्टैटिक जीडीपी का पॉइंट। अब आपके पास पेज नंबर 10 आएगा। 10 के ऊपर सिर्फ इसको पढ़ेंगे हम, उसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है तीसरा पॉइंट, वेज प्राइस स्पाइरल। यानी कि क्या होता है कि जब वेजेस बढ़ जाती है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और जब वेज रेट डिक्रीज हो जाते हैं तो प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेज जो है, मजदूरी है, वो प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसके बिना तो सामान बन ही नहीं सकते, क्योंकि वेजेज किसको मिलती है? लेबर को। जब लेबर को वेजेज मिलेगी तो लेबर ही तो प्रोडक्शन करते हैं। तो आपके लेबर ने कहा कि भाई मेरी वेजेज बढ़ा दो, वेज रेट इंक्रीज हो गई, तो ये जो वेजेज हमारी जितनी भी होती हैं, आप अकाउंट से पढ़ के आए होंगे कि हम जितना भी खर्चा करते हैं वो सारा P&L में डेबिट होता है, और P&L में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वेजेज वहाँ पर आता है, और उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करती है कि जितने हमारे ट्रेडिंग के खर्चे होंगे, ट्रेडिंग एक्सपेंस, उतना ही हमारा जो सामान है वो कॉस्टली होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के खर्चों के आधार पर हम कीमतें निर्धारित करते हैं। वेजेज ट्रेडिंग के अंदर डेबिट होता है, तो अगर आपने ज़्यादा वेजेज डेबिट कर रखी है तो आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा? हायर। तो हायर वेजेज हायर प्राइस को जन्म देती हैं। वहीं पर आपने वेजेज कम पे करी है, तो कम पे करी है तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम। तो वेजेज अगर कम हो गई तो बनने वाले प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होता है? कम। इसको इसके द्वारा समझिए कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर जब डिमांड का प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो क्या होगा? जो वेजेज रेट है वो बढ़ जाएंगे, मजदूर लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे वेजेज की, और जब ज़्यादा वेज होगी तो ऑटोमेटिक उनका प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बनने वाले प्रोडक्ट की कीमतों में, वो ऊपर होंगी। और जब कीमतें कम होंगी तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हमें जब महंगा प्रोडक्ट मिलेगा, मान लो एक प्रोडक्ट 10 रुपये का बिकता था, लेकिन आज के टाइम में मजदूरी बढ़ने की वजह से वो 100 का बिक रहा है, तो अल्टीमेटली जब हम इसे खरीदेंगे तो हमारे बजट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ना। तो हमारे बजट में फ़र्क पड़ेगा तो हमारी रहने की जो लागत है वो बढ़ेगी, और इससे क्या होगा? जो हमारा वेजेज प्राइस स्पाइरल है, जाल बन जाएगा एक। वेजेज जिस दिशा में चलेंगी प्राइसेस भी उसी दिशा में चलने लग जाता है, तो ये एक उलझन हमारी क्रिएट हो जाती है। लास्ट पॉइंट देखते बेटा इसका, कि एक्सेस डिमांड के कंसिक्वेंसेज का लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है अपना सारा माल नहीं बेच पाएंगे, सारा माल नहीं बेच पाएंगे तो उन्हें अपना माल बेचने के लिए प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। प्राइसेस को कम करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको जो प्रॉफिट होना था वो कम होगा।
तो ये है बेटा हमारे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के कारण और प्रभाव। बाकी इसका कुछ एक पार्ट बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करें, और जैसे ही कोई भी चैप्टर होता है उस चैप्टर के पीछे आओ, MCQs, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स, इतना भी अगर आप कर देते हो तो वो चैप्टर समझ लो आपका 90% क्लियर हो जाता है। बाकी जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो उस टाइम डील कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।